Good morning, students. In previous classes, we have studied about the lattice energy, their definition, and unit. Let us know more about the lattice energy. The amount of energy released when 1 mole of crystal lattice is formed, or the amount of energy required to break the crystal. एक मोल कोई क्रिस्टल ले लीजिए और उसको ब्रेक कर दीजिए, उसका कंस्टिट्यूएंट एटम में उसको कन्वर्ट कर दीजिए. द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस substances are formed ना, that compound must be आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड एक मोल ले लीजिए और उसको क्रिस्टलैटिस स्ट्रक्चर में बदलने में, बनने में जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है या रिलीज होता है, उस एनर्जी को ही हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू. देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लैटिस एनर्जी ना. फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी. जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज होगा, देयर विल बी ए स्ट्रॉन्गर force of attraction. As you know, the force of attraction is directly proportional to the charges. If there will be more charges, there will be a strong force of attraction. And where is there is force of attraction, there must be release of energy. And जहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है, that compound will be most stable. और इस तरह से कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी होगा, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी उसमें, या उस बाउंड को तोड़ने में उतना एनर्जी लगेगा आपको, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए NaCl, MgCl2, AlCl3. तो यहाँ पर एल्युमिनियम का चार्ज देखिए +3 है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम पर +2, सोडियम पर +1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज बढ़ रहा है. चार्जेज बढ़ने से क्या होगा, लैटिस एनर्जी आपका इंक्रीज करता चला जाएगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट फैक्टर है आपका साइज ऑफ कटायन. साइज ऑफ कटायन या अनायन जो भी हो, इसका यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने से क्या होगा, इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक द बाउंड. ठीक है, तो उसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, इसीलिए लैटिस एनर्जी घट जाएगा. यही वजह है कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, या बल्कि ये कह दीजिए आयनिक रेडियस. जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, आप अल्कली मेटल हाइलाइड में देख लीजिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड. तो लेफ्ट ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आएंगे तो साइज क्या होगा, कटायन का इंक्रीज करेगा. ठीक है, आर तो आपका कांस्टेंट है, लेकिन कटायन का साइज पर असर पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होगा, साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी आपका डिक्रीज करता चला जाएगा. जैसे सीजियम क्लोराइड है, लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड तुरंत ब्रेक कर जाएगा, लैटिस एनर्जी उसका कम होगा. इसी whereas in the case of the lithium chloride, size is smaller, there will be greater force of attraction acting between the lithium and chloride, and consequently it will require much more energy to break the bond. और इस तरह से इसको बॉन्ड ब्रेक करने में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. हम लोग नहीं पढ़े थे. ठीक है, आयनिक कंपाउंड हम लोग का छूट रहा था, तो उसमें कुछ फैक्टर हम लोग पढ़े. तो इसका फिजिकल स्टेट देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये ब्रिटलनेस क्या होता है, जैसे NaCl आप ले लीजिए, तो NaCl पर थोड़ा सा प्रेशर दीजिए ना, वो चूर चूर हो जाता है, सोडियम क्लोराइड का ढेला टाइप का जो होता है. ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं. ये हार्ड भी होगा, क्रिस्टलाइन भी होता है और ब्रिटल होता है. क्यों होता है, आइए हम लोग आगे देखेंगे. देखिए, ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है आपका, ये सोडियम क्लोराइड है आपका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. क्लोराइड है, बीच में आपका सोडियम है ना, क्लोराइड है, सोडियम है. क्लोराइड, सोडियम आयन जो है चारों तरफ से क्लोराइड से सराउंडेड है. और बता चुका हूँ कि सोडियम क्लोराइड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है, 6 हो जाता है ना. देखो 4 क्लोरीन हो गया एक प्लेन में, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ, एक क्लोराइड यहाँ. एक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू बैक साइड ऑफ द प्लेन. तो 6 क्लोराइड आयन इससे एसोसिएटेड होंगे एक प्लेन में. ठीक है, तो ये एक प्लेन कह रहे हैं, मैंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में 6 होंगे. उसी तरह से आपका एक सोडियम को ले लीजिए, एक क्लोराइड को ले लीजिए, तो देखो एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, चौथा एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक बैक साइड द परपेंडिकुलर ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, तो मतलब कि 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. तो एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. द नियरेस्ट नेबर एटम्स आर नोन एज
कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो उस नियरेस्ट एटम को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है। तो देखिए एटम्स कैसे सजे हुए होते हैं वो आप देखिए। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी साइड ना, upper layer will move and the same charges will come closer. Consequently, there will be repulsive force and the crystalline structure will be broken into the pieces. This is known as the brittleness. How it happens? See the structure. देखिए, it is animated diagram. See the animation and observe. देखो, अब इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर अनायन है, ऊपर में देखो, नीचे में कटायन है। जब इसको हैमरिंग किए, हथौड़ा दे दिए, इस पर फोर्स लगाए, तो सेम चार्जेज वाला एक क्लोराइड आयन के सामने आ गया। ये सोडियम आयन देखो यहाँ पर सोडियम के सामने क्लोराइड के सामने आ गया। तो सेम चार्जेज विल रिपेल टू ईच अदर ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज, दे विल ब्रोकन इनटू द पीसेज। दिस इज नोन एज ब्रिटलेसनेस। क्यों ब्रिटलेसनेस की प्रॉपर्टी शो किया? व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द crystal lattice structure, same charger will come closer, which will repel to each other. Consequently, it will broken into the pieces. This is known as brittleness property of the ionic compound. देखिए दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। सेम चार्जेज आपका ग्रीन वाला ग्रीन के सामने आ रहा है और रेड बॉल के सामने आ रहा है। कैसे हुआ? हैमरिंग करने की वजह से हुआ, जिसके चलते क्या होगा आपका सेम चार्जेज क्लोजर आ जाते हैं और फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इस तरह से वो क्या होगा? टूट जाएगा। दूसरा देखिए आप, यहाँ पर प्रेशर लगाए, स्ट्रेस लगाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। ड्यू टू अप्लाइंग द स्ट्रेस, ड्यू अप्लाइंग टू द प्रेशर, द सेम चार्जेज विल कम क्लोजर। हियर you can see the positive charge is coming closer to the other positive charge na, due to which there will be repulsion. Similarly, anions are coming closer to other anions na, which will repel to each other. Consequently, it will break. ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मीन्स सेम होता है, ठीक है, और मॉर्फ मतलब ऐसे जनरली शेप में हम लोग लेते हैं। कोई वैसा कंपाउंड हो, दो ऐसा कंपाउंड हो ना, तब उनको आइसोमॉर्फ क्यों कब कहेंगे? दे हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, दे हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आइसो मीन्स सेम और मॉर्फ मतलब होता है शेप। अगर किसी कंपाउंड का किसी दो कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो जाए तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सिमिलर हो जाए, तो उस वैसे दो कंपाउंड को हम लोग आइसोमॉर्फस कहते हैं और इस फेनोमेनन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। सी इन द केस ऑफ द सोडियम ना, तो सोडियम का देख लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है सोडियम में? 11, 281। लेकिन सोडियम आयन की अगर हम बात कर दें तो 281 हो गया। फ्लोरीन का 27 होता है, 9 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो 28 हो गया। तो यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितना हो गया? 28 हो गया। फ्लोराइड आयन में कितना हो गया? 28 हो गया ना। तो शेप दोनों का सेम हो जाएगा, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। ये आइसोमॉर्फस है। सिमिलरली इन द केस ऑफ द मैग्नीशियम, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम इज 2 and that of oxygen is 6, and when the magnesium will lose 2 electron, then its electronic configuration becomes 2,8 and that of magnesium after losing the electron it becomes 2,8। ठीक है, 2,8 हो गया। अब इसका भी 2,8 हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। ऐसे हम लोग आयंस को क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फस कहते हैं। इस फेनोमेनन का आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। सिंस एज यू नो इन द केस ऑफ द एनी कंपाउंड देयर इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू व्हिच देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर कोई सॉलिड ले लीजिए हो आयनिक, उसमें करंट फ्लो कराइए तो फ्लो करेगा करंट की नहीं? बताइए। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस ले ले और करंट फ्लो कराए तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं? अमृतांशु प्रिया, चलो तुम बताओ। अभिषेक राज, राहुल राज, कोई सॉलिड आयनिक सॉलिड ले लिया, उसमें करंट फ्लो करा दिया तो फ्लो करेगा कि नहीं? करेगा सर। आंसर किनका है? रणवीर।
अन्वेषा का। चलिए दूसरे बॉयज की तरफ से एक आंसर आ रहा था, कोई बॉयज की तरफ से दीजिए आंसर। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आपका सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। व्हेन इट विल बी इन एक्वस सॉल्यूशन दे विल फर्निश द चार्जेज एंड दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और दे विल व्हेन दे आर इन फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है, और in molten state then they will discharge the ion, and ion will conduct the electricity. That is why the solid ionic compound in solid state there is no free ions, therefore it will not conduct the electricity, but in aqueous solution or in molten state or in fused state it will conduct the electricity. चलिए ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट फैक्टर है आपका सोलबिलिटी। as you know, सिमिलिया सिमिलीबुस सॉल्वेंटर, दैट मीन्स लाइक डिजॉल्व्स। जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है। तो वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, आयनिक कंपाउंड खुद आपका पोलर है, इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड होगा मोस्टली दीज आर हाईली सोलुबल इन वाटर, ठीक है। एक्सेप्शन तो हर जगह है, ठीक है, जैसे बेरियम सल्फेट है, इट इज इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में यह इनसोलुबल होगा आपका, उसका हाइड्रेशन एनर्जी लो होता है, लैटिस एनर्जी हाई हो जाता है। यही वजह है कि आपका बेरियम सल्फेट इज इनसोलुबल ऑल्दो इट इज पोलर। तो देखिए सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिए, ठीक है, किस तरह से घुल रहा है ना, इसको ऑब्जर्व कीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन सुनिए, अब ऑब्जर्व कर लिए डायग्राम। which forces or which factor is responsible for the solubility of sodium chloride or any ionic compound in water? Although in ionic compound there are cation and anion which attract to each other, although these are dissociated in water, why so? चलो एनीवन, राहुल राज आंसर दीजिए। चलिए सुनिए, due to kinetic motion of water, when the water will strike with the ionic compound, the forces acting between the ionic compound will be disintegrated, they will be separated, and water will move the other ions apart to each other, ठीक है। आयंस जो होते हैं, वाटर जो होता है, जैसे NaCl को पानी में डाल दीजिए तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा Na प्लस और Cl के आयन से वाटर स्ट्राइक करेगा, काइनेटिक मोशन वाटर में होता है, जिसके चलते वो क्या होगा, फोर्सेज जो होगा वीक हो जाएगा। इसके बाद आपका वाटर क्या है, डाइपोल है, और कटायन और एनायन बन गया, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होने लगता है, जिसके चलते वे अलग हो जाते हैं। नहीं देख रहे हो, वाटर आया, स्ट्राइक किया, इसके बाद क्या कहा जाता है, कटायन और एनायन को पकड़ पकड़ के अलग कर दिया ना। तो आइए इसको मैं समझाता हूँ कैसे होता है। ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ द वाटर दे विल स्ट्राइक विद द आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा, आइए मैं मार्क कर लेता हूँ, मार्कर लेकर के आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए, एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसे कोई दो चार्जेज हो, यहाँ पर Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्जेज है, ठीक है, और दोनों के बीच में सेपरेटिंग डिस्टेंस r है, तो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू 1/k ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, किसी दो चार्जेज के बीच में जो फोर्सेज लगता है वो यही है, F इज इक्वल टू 1/k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड ना, 86 यूनिट के आसपास होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो के का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वाटर में जैसे ही डालिएगा आपको सोडियम क्लोराइड का, तो के का वैल्यू ज्यादा होगा, तो Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। एंड देयर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, देयर इज मूवमेंट ऑफ द वाटर मोलिकुल्स ना विद इन द देयर लिक्विड,
they will strike with the cation and anion of the sodium chloride, and there will be ion dipole interaction due to which they will be moved apart. For example, जैसे देख लीजिए Na है, Cl था आपका, Cl माइनस Na प्लस है। वाटर में क्या कहा जाता है, डाइपोलर है ये भी आपका डाइपोलर है। इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पर आपका ये ऑक्सीजन पर निगेटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। ये निगेटिव पोर्शन जो होगा सोडियम के आयन को पकड़ के अलग कर देगा, ठीक है। चारों तरफ से इसको घेर लेगा। Na प्लस को इधर से वाटर है आपका घेरे हुए, इधर से वाटर आपका घेरे हुए है, इधर से भी वाटर इंटरेक्ट कर रहा है। तो वाटर क्या है, एक तरह से डाइपोल है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। और इसको चारों तरफ से घेरे हुए, तो आयंस को कटायन को पकड़ के क्या किया, बाहर कर दिया। उसी तरह से क्लोराइड से हाइड्रोजन वाटर का चारों तरफ से एसोसिएटेड होगा। तो ये हो गया बेटा, देखो डाइपोल है, ये हो गया आयन, तो इसको डाइपोल आयन इंटरैक्शन कहते हैं ना। किस तरह का इंटरेक्शन पानी और NaCl के बीच में होगा। ऐसा मत सोच लेना कि सर अभी तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये भी तो डाइपोल है, लेकिन दे आर सेपरेटेड, ठीक है। दे विल मूव अपार्ट। नाउ न्यू इंटरेक्शन इज सेट अप बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल एंड देयर cation एंड anions। दिस इज नोन एज डाइपोल आयन इंटरेक्शन, ठीक है। तो आयंस क्यों अलग हुए, क्यों डिजोल्व किया, ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ द water molecules, and its dielectric constant is high in the world, due to which the force of attraction acting between the cation and anion will be lower, ठीक है। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तब फ्यूज्ड स्टेट में होगा, तब सबसे कम सॉलिड स्टेट में तो खैर होगा ही नहीं एनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो सोलबिलिटी हाई सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ना, तो पोलर सॉल्वेंट में ये होगा, वही बेंजीन में डाल दीजिए तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। आइए आयनिक रिएक्शंस होता क्या है वो देखिए। सीन्स द आयनिक रिएक्शंस, in ionic reactions ion will take part in chemical reactions. There is no need to break the bond or to form the new bond. That is why it will not take energy and time. Therefore the ionic compounds of fast reaction, तो ionic compound के reaction जो होते हैं वो fast होते हैं। वजह क्या है, these are already present in ionic form in the aqueous solution, so there is no need of the requirement of the energy, providing the energy to ionic solution to take part in the chemical reaction to after breaking the bond. These are already present in the ion, and when they will react they will immediately form the product. For example, आप ले लीजिए कौन सा सोडियम, ये आप ले लीजिए सोडियम सल्फेट ले लीजिए, ठीक है, या कॉपर सल्फेट ले लीजिए और उसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दीजिए, डालिए तुरंत व्हाइट प्रिसिपिटेट आपको दे देगा। तो आयनिक कंपाउंड बहुत, आयनिक रिएक्शन जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। और जैसा कि मैं कोवैलेंट में पढ़ा चुका हूँ, आपका कोवैलेंट कंपाउंड में क्या था, लाइन ऑफ फोर्सेज नहीं होते थे, जिसके चलते वो डायरेक्शनल थे एंड दे विल एग्जिबिट द आइसोमेरिज्म, वेयर एज इन द केस ऑफ द ionic compound there is presence of line of forces which are imaginary forces, due to which these are non-directional. Why so? Because of the presence of line of forces which are equal and in opposite direction, due to which they counterbalance and cancel the direction. Now see the line of forces once again. These are originated from the cation and moving toward the anion. These are equal and opposite, therefore they will cancel to each other. That is why the ionic compounds are non-directional. Hence, they will not exhibit the isomerism, especially the stereoisomerism. दूसरा देख लीजिए आप। आयनिक कंपाउंड में लाइन ऑफ फोर्सेज किस तरह से होते हैं वो दिखलाने की कोशिश किया हूँ, और उम्मीद है पिछले डायग्राम जो कोवैलेंट में दिखाया था दूसरे तरह का दिखाया था, जानबूझ करके यहाँ चेंज किया हूँ ताकि कुछ चेंजिंग आपको मिले, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं फजान्स रूल, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। लार्जर कटायन हो, ठीक है, स्मॉलर अनायन हो तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे कोई भी कंपाउंड को हम लोग देखते हुए कैसे समझ जाएंगे कि आयनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो लार्ज कटायन कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अनायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो कैसा कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। स्मॉलर कटायन, अगर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, कटायन का साइज छोटा हो और साइज लार्जर अनायन हो तो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। जैसे लिथियम क्लोराइड ले लीजिए,
लिथियम क्लोराइड आपका कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा, स्मॉलर कटायन है, अनायन थोड़ा सा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बड़ा है, इसलिए कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड ले लीजिए, बेरिलियम क्लोराइड भी कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा। लेकिन वही सीजियम क्लोराइड ले लीजिए, तो सीजियम का साइज बड़ा है, क्लोराइड उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ठीक है, तो वहाँ पर कैसा कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बाय लेस नंबर ऑफ चार्जेज ऑन कटायन एंड अनायन। अगर कटायन और अनायन पर चार्जेज आपका कम हो, ठीक है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, आपको आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे NaCl ले लिए, Na पर प्लस चार्ज है, +1 चार्ज हो गया आपका, ठीक है, तो ये आयनिक हो जाएगा। वही सिलिकॉन क्लोराइड ले लीजिए, तो सिलिकॉन पर +4 चार्जेज होता है, चार्जेज बढ़ गया, चार्जेज होगा तो ये कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ +3 चार्जेज है, ठीक है, ये कम आयनिक होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, ये भी आयनिक कम होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्जेज बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में, NaCl के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द चार्जेज ऑन कटायन, ठीक है, दे विल फेवर्स कोवैलेंट नेचर, व्हेन द चार्जेज आर लोअर देन इट विल बी आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आइए, a cation with 8 electron in their outermost shell has more tendency to form ionic bond than the cations having 18 electron in outermost ऑर्बिट। जैसे AgCl ले लीजिए, अब KCl ले लिए, तो KCl के केस में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 2 8 8 1 होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो 8 बच रहा है, 8 बचेगा तो क्या होगा, ये आपको आयनिक नेचर का हो जाएगा। वहीं आपको सिल्वर क्लोराइड में देख लीजिए, तो 18 बच जाता है, जिसकी वजह से कोवैलेंट नेचर का हो जाएगा। और नेक्स्ट फैक्टर है आपका पोलराइजेशन, हायर विल बी द पोलराइजेशन, मोर विल बी द कोवैलेंट। व्हाट इज पोलराइजेशन, तो होता क्या है कि आप कोई आयंस हो, जैसे आप हम ले लिए किसको, कोई आयंस मैग्नीशियम का ले लिए या बोरॉन ले लीजिए, तो बोरॉन करेगा क्या, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है उसके ऑर्बिटल क्लोरीन के, और मूव कर जाएगा किसके तरफ, आपको बोरॉन के तरफ, तो वह आपको इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर लेगा, बल्कि उसके साथ शेयर कर लेता है, जिसके चलते वो कोवैलेंट कैरेक्टर कहलाता है। व्हाट इज पोलराइजेशन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्बिटल ना, ये ऑफ एटम, किसी भी एटम के अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वह ऑर्बिटल डिस्टॉर्टेड होकर के मूव कर जाए कटायन के तरफ, ठीक है, तो इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। और हायर द पोलराइजेशन ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो आज की ये क्या कहा जाता है, ये चैप्टर आपका लगभग का बहुत अच्छे ढंग से आपका फिनिश कर दिया। तो देखो, एक चीज़ आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मतलब डिस्कस कर चुके हैं। और आपका जो स्टेट ऑफ मैटर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें भी आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मैं फास्ट चला जाऊंगा, वजह कि ऑलरेडी यहाँ पढ़ाया हुआ है। एक बार